अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमीर अब्बास। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नजरें अब पंजाब के इंतखाबी मैदान पर मरकूज हो गई हैं। एक अहम पेशरफ सामने आई है और उसके तहत अब बिलावल भुट्टो पंजाब के 9 डिवीजन में कन्वेंशन से खिताब करेंगे। यानी अब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपने वर्कर्स और सपोर्टर्स को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया है। आज पीटीआई रायबंड के ओहदेदार नदीम अशरफ सिंधु पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने इस हदफ को हासिल कर पाएगी, जबकि पंजाब के इंतखाबी मैदान में दीगर तगड़े उम्मीदवार और प्लेयर्स भी सियासत में मौजूद हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज बड़ी समझदारी से अपनी सियासी और इंतखाबी बिसात बिछा रही है। उसकी नजरें न सिर्फ आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी पर मरकूज है, बल्कि उसकी क्यादत की नजरें मुल्क की सदारत और अगले साल होने वाले सेनेट इंतखाबात पर भी मरकूज है। बाज जरा ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की हालिया मुलाकात में इन तमाम उमूर यानी सदारती इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत हुई है। तहम पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने दावा किया है कि नून लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए नून लीग इत्तेहाद में शामिल हो रही है। दीगर तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क्यादत का एक बड़ा ऐलान सामने आया है। आसिफ जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात तनहा लड़ेगी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में पंजाब और लाहौर की क़यादत से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा कि आम इंतखाबात में घबराने की जरूरत नहीं, हमें भरपूर मुकाबला करना है। लाहौर और पंजाब के हर हल्के में पीपल्स पार्टी अच्छे उम्मीदवार लाएगी और इलेक्शन जीतकर बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएगी। आसिफ अली जरदारी ने नून लीगी क़यादत पर भी तनकीद करते हुए कहा कि अब नवाज शरीफ लाडला बन चुका है। अवाम लाडलों को नहीं, अपने मुंतखब नुमाइंदों को पसंद करते हैं। रेड कार्पेट लाडलों के लिए बिछाया जाता है, हमारे लिए नहीं। यहां सवाल यह है कि पंजाब के इंतखाबी मैदान में पीपल्स पार्टी क्या सिर्फ नून लीग और तहरीक इंसाफ पर तनकीद के बयानिए के साथ ही मैदान में उतरेगी? क्या पंजाब का वोटर सिर्फ तनकीद की बुनियाद पर ही वोट देगा या कारकर्दगी का भी मुतालबा करेगा? बाद सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर सदर बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान सदर के मनसब के लिए नए उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, पहला सवाल आपसे यह है कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक पंजाब में सियासी सरगर्मियां इंतखाबात के माहौल में उस तरह शुरू नहीं की थी जिस तरह किसी हद तक आईपीपी ने और नून लीग ने शुरू कर रखी है। तो अब आप पंजाब में जा रहे हैं, 9 डिवीजन में वर्कर कन्वेंशन होगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी पीपल्स पार्टी? फौरी तौर पे तो चेयरमैन साहब ने ये फैसला किया है कि वो जो जनूबी पंजाब के 6 हमारी डिवीजन हैं वो डिविजनल सतह पे एक एक कन्वेंशन करके कारकुनों को अपना मैनिफेस्टो से भी आगाह करेंगे और वे फॉरवर्ड भी उनको देंगे और फिर तकरीबन इसके साथ ही इलेक्शन शेड्यूल भी आ जाएगा और इलेक्शन शेड्यूल आते ही इलेक्शन कैंपेन के आगाज हो जाएगा और उसके साथ फिर ज़्यादा डिटेल में मुख्तलिफ हलकों के अंदर मुख्तलिफ अजला के अंदर जहाँ जहाँ मुमकिन होगा वो वहाँ पे जलसे करेंगे, लोगों से अवामी राब्ते के ज़रिए अपनी पार्टी का पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे और यही एक तरीका है अवामी राब्ते का। वो जो थोड़ा बहुत मौजूद था इलेक्शन साहब, वो तो चूंकि आप फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट रिलीज कर रही है शायद कुछ 17 अरब के करीब जो इलेक्शन कमीशन ने डिमांड कर रखा है, तो अब तो इबाम तमाम खत्म हो गया। आप इलेक्शन में तो किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। अमीर अब्बास साहब, इलेक्शन में तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि इस पे कोई इबाम हो। वैसे भी अब इबाम वाले सवाल नहीं करने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दे रखा है कि इलेक्शन के डिले के बारे में कोई सवाल सिर्फ मियाँ और बीवी वो भी तन्हाई में एक दूसरे से कर सकते हैं, पब्लिकली सवाल नहीं करते। खिलाफ सवाल कर रहा हूं, इबाम के हक में इसलिए नहीं कर रहा। नहीं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे, इसमें कोई डिले फर्दर नहीं हो सकेगा। तो ये भी इत्तलात आ रही है कि जरदारी साहब ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी किसी से कोई इत्तेहाद नहीं करेगी। इत्तेहाद तो बन रहे हैं, जैसे आपके खिलाफ सिंध में है, मौलाना साहब का इत्तेहाद और मियाँ साहब का इत्तेहाद है,
हो सकता है केपीके में भी शायद एएनपी या बाकी जमातें किसी इत्तेहाद में जाए। पीपल्स पार्टी क्यों इत्तेहाद कर रही है इत्तेहाद में किसी जाने से? पीपल्स पार्टी जहां उसको जरूरत होगी जी, इत्तेहाद कोई चॉइस नहीं होते, इत्तेहाद जरूरतें होते हैं। अगर जरूरत महसूस हुई तो पीपल्स पार्टी भी इस मामले को देख लेगी। लेकिन सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को जरूरत नहीं है, और बाकी जगहों पे अगर पीपल्स पार्टी महसूस करेगी कि हमारे कुछ नेचुरल इत्तेहादी हैं जिनके साथ अलायंस करके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो पीपल्स पार्टी भी देख लेगी। हमारी पार्टी की कुछ लिमिटेशंस भी है, कई एरियाज के अंदर हम अलायंसेस नहीं बना सकते। और फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि ये नीड बेस्ड होता है, ये कोई चॉइसेस नहीं होती। यानी सीट टू सीट वेरी कर सकता है, कहीं जरूरत पड़ सकती है, किसी बड़े ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसके बारे में कुछ कहना मेरे लिए तो मुमकिन इसलिए नहीं है कि ये पार्टी क़यादत का फैसला होता है या पार्टी की बड़ी मीटिंग के अंदर बैठ के कोई हतमी फैसले किए जाते हैं। अभी मेरे पास क्योंकि पार्टी का कोई राय है नहीं, इसलिए मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। सही। और मौलाना साहब की और मियां साहब की मुलाकात हुई, आपके इल्म में होगी कल, उसमें सेनेट इलेक्शन और सदारती इंतखाब जो होगा, यानी आरिफ अलवी साहब की जगह पे जो सदर आएंगे नई पार्लियामेंट के बाद, उस पर भी मुशावरत हुई है और मौलाना साहब सदर के मजबूत उम्मीदवार उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं। देखिए, अभी तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी तो बहुत जल्द है किसी को उम्मीदवार बनाना या किसी को मजबूत या कमजोर कहना, क्योंकि जब इलेक्शन हो जाएंगे और असेंबलीज की पोजीशन वाजे होगी तो फिर किसी उम्मीदवार के बारे में कहा जा सकेगा कि वो मजबूत उम्मीदवार है, उसके पास बेहतर अलायंस के वोट हैं, जो उसकी अपनी जमात के वोट हैं। अभी तो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। लेकिन जो हालात अभी इंतखाबी तौर पर नजर मियां साहब आगे बढ़ते जा रहे हैं और मियां साहब के लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हो रही हैं, तो उससे तो लग रहा है कि सेनेट में नून लीग बहुत बेहतर पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मैंने अर्ज किया ना, ये आपकी असेसमेंट है, मेरी हो सकता है ऐसे ना हो सकता है यही हो। आसानियां पैदा की जा रही हैं, यकीनन की जा रही हैं, लेकिन उन आसानियों का अल्टीमेट अंजाम क्या होता है ये तो आवाम के वोटों से पता चलेगा। तो तारा साहब, बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के जो 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत थी जिसमें आप भी वजीर थे, वो कुछ नरम गोशा रखते थे पीएमएल-एन के लिए। अब बिलावल साहब अग्रेसिव लहजा इख्तियार कर चुके हैं, जरदारी साहब ने भी अब ये कह दिया है कि मियां साहब लाडले बन रहे हैं। तो अब आप जैसे लोग जो एक बेहतर स्ट्रेटेजी अपने तौर पे समझ रहे थे कि हमें अब कन्फ्रंटेशन के साथ ही जाना चाहिए पीएमएल-एन, अब आप कहां पे खड़े होंगे? देखिए, कन्फ्रंटेशन तो वो भी नहीं कर रहे और हम भी नहीं कर रहे। एक बात है कि कल हम इत्तेहाद के अंदर हुकूमत में थे, एक कैबिनेट के अंदर बैठे हुए थे। उस वक्त तो हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के कमजोरियों का इजहार नहीं कर सकते थे ना। अब जब पाकिस्तान के लोगों से अपने वोट लेने जाना है तो आपने अपने माजी का कारकर्दगी लोगों के सामने रखनी है, अपने मुखालिफ की कमजोरियां रखनी है और अपना वे फॉरवर्ड रखना है। उसमें यकीनन थोड़ी बहुत तनकीद का अमल जो है वो पीटीआई हम पे करेगी, हम मुस्लिम लीग पे करेंगे, मुस्लिम लीग पीटीआई, इस तरह ये सब पे छोटी मोटी तनकीद का अमल चलता रहेगा। लेकिन जो अब पैरामीटर सियासत के तय हैं उससे बियॉन्ड नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये जो माजी की लड़ाई और तलखी थी, उस लड़ाई का आप कोई शाखनाना नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही। एक तो वो तनकीद होती है तारा साहब जो किसी की कारकर्दगी पे हुई है, किसी के मंशूर पे हो सकती है। आपका कोई अच्छा मंसूबा है तो किसी जमात का नहीं अच्छा, कोई हेल्थ रिफॉर्म्स में आपके पास अच्छी चीज है तो किसी के पास नहीं है। ये उसूली इख्तलाफ रहता है जमातों में और डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में भी होता है। लेकिन आप कह रहे हैं, यानी आपसे मुराद आपकी पार्टी कह रही है कि नवाज शरीफ लाडले हैं, उनके लिए रेटिंग हो रही है। ये तो बड़ा सीरियस चार्ज है सर, ये तो मामूली टुक टुक वाली तरकीब नहीं होगी। देखिए साहब, अभी आपने भी फरमाया कि मियां साहब के लिए आसानियां पैदा की जा रही है अभी इसी प्रोग्राम में। उससे पहले भी आपके दसियों प्रोग्रामों में ये बातें हो चुकी, सारे मीडिया के अंदर ये बात रही। जब से मियां साहब मुल्क वापस तशरीफ लाने का फैसला करके चलते हैं तो लंदन रवानगी से लेके आज तक उनके लिए ये तासर सारे मीडिया में मौजूद है कि उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और उसके जवाब में भी जब हम कहते हैं या आप सवाल करते हैं तो मुस्लिम लीग के जो दोस्त हैं वो यही कहते हैं
कि हमारे साथ माजी में ज्यादतियां हुई हैं, अब रिड्रेसल हो रही है, तो रिड्रेसल भी फेवर है ना। रिड्रेसल अगर केस आपके खिलाफ अदालती सजाएं हुई, गलती हुई, उसका इलाज तो अदालत की जाके फैसले कराना है ना। लेकिन अगर आपको अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिवली फैसिलिटीज दी जा रही हैं, तो ये रिड्रेसल भी तो किसी की तरफ से फेवर ही है। नून लीग कह रही है कि जो ज्यादतियां हुई थी अब उनका अजाला हो रहा है हमारे साथ। जी मैंने कहा कि अजाला भी अगर कोई कर रहा है तो फेवर दे रहा है ना। अजाला करना, माजी में किसी ने ज्यादती कर दी, वो किसी और को फेवर कर दिया, अब अगर उसका अजाला आपको फेवर करके हो रहा है तो यही बात आप भी कह रहे हैं, यही बात हम कह रहे हैं कि फेवर हो रही है। तो कल को तो पीटीआई को अगर कोई फेवर मिलती है मुस्तकबिल में 2, 4, 5 साल के बाद, तो वो कहेगी भाई हमारे भी साथ भी ज्यादतियों का अजाला हो रहा है, तो ये तो पर अजाला ही करता रहेगा इसको करता। मैंने तो अर्ज किया ना कि हम इसीलिए कह रहे हैं कि सबके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड रखें, इस अमल को बंद करें। ये अमल कभी भी पाकिस्तान के लिए, जमहूरी मुस्तकबिल के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए किसी सूरत बेहतर नहीं है। तो वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, पीपल्स पार्टी भी थी, नून लीग भी थी, बाकी जमातें भी थी मोहतरमा की जिंदगी में, जिसमें यह तय हुआ था कि इंडिजिनस पॉलिटिक्स होगी, कोई सियासी जमात किसी गैर सियासी कुव्वत से राब्ता या फायदा हासिल नहीं करेगी। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मौजूद तो है अब लेटर्स में, बट नॉट लेटर इन स्पिरिट। तो अब ये कोई रिवाइवल हो सकता है इसका? देखिए सीओडी पे कोई 80% के करीब तो हम अमल कर चुके हैं। जो सीओडी का रूट थी उस पर बल्कि 90% से भी ज्यादा कुछ पोर्शन उसका रहता है। और उसकी ये जो रूह है कि सियासी जमातें अपनी मेजोरिटी का इजहार करेंगी, ये किसी कानून से नहीं हो जाना। हाँ, इस रूह के तहत ये सीखा हुआ जो सबक था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद का, और उसने बाकी दोस्तों को भी इस पे कायल किया, तो मोहतरमा के उस सबक के मुताबिक अब हम सबको आस्ता आस्ता अपने रवैयों में, अपनी आदत में ये जो फेवर लेने की आदत है इसको छोड़नी होगी। यही बात उन्होंने भी कही थी, और ये आदतें हैं जाते जाते जाएंगी सबको। मैं ये नहीं कह रहा किसी एक को, लेकिन बहरहाल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे बहुत सारा अमल हो चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कारा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत सारी ऐसी जमहूरियत की तकवीयत के लिए चीजें रखी गई थी कि अगर उन पर सही मानों में अमल हो जाता तो आज पाकिस्तान जो गुज़श्ता 10-15 साल गुजरे, ये वाकई एक तब्दील शुदा पाकिस्तान होता। लेकिन हमारी सियासी जमातें अपने मुफाद के लिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या जमहूरियत के वो आलमगीर आफाकी उसूल हों जो पूरी दुनिया में राइज हैं और जो पूरी दुनिया में काबिल तकलीद हैं, काबिल रश्क हैं, उन उसूलों को अपने सियासी मुफाद या जिसको वेस्टेड इंटरेस्ट कहता है, जब इक़्तिदार तक पहुंचने की कोशिश करती हैं तो उनमें लचक दिखाना शुरू कर देती हैं। और यही अलमिया है पाकिस्तानी सियासत का। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे हमारे साथ होंगे तैमूर झगड़ा, पाकिस्तान तहरीक। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ऐसा लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ की बाकी मानदा क़यादत इस बात की सलाहियत रखती है कि वो अपनी जमात को वो रास्ता फराहम कर सके जो उसे इंतखाबी मैदान तक ले जा सके। सियासी जमातों पर मुश्किल वक्त आता है, लेकिन तहरीक इंसाफ सिर्फ मुकदमात में उलझती नजर आती है, जबकि दीगर सियासी जमातों से उसके रास्तों का भी फुकदान है। मकबूलियत की हकीकत अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत का मिजाज इससे मुख्तलिफ है, जिसके लिए सियासी राब्ताकारी भी बेहद जरूरी है। मजीद ये कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने अपने ट्विटर पैगाम में ऐलान किया है कि उनकी जमात 8 दिसंबर से खैबर पख्तूनख्वा और फिर बलूचिस्तान में कन्वेंशन मुनक्किद करने जा रही है। 8 दिसंबर को नौशहरा, 9 को बाजोड़ और 10 तारीख को सवात में कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा, जबकि 15 और 16 और 17 को बलूचिस्तान में वर्कर्स कन्वेंशन किए जाएंगे। यहाँ सवाल यह है कि क्या मौजूदा हालात में तहरीक इंसाफ कन्वेंशन का इनेकाद कर पाएगी। दूसरी जानिब अदालती हुक्म के बाद खोला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल पंजाब का दफ्तर दोबारा सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी दफ्तर के बाहर तैनात कर दी गई है। इसी तरह पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दायर कर दी गई है, एक ऐसे वक्त में कि जब मुल्क तेजी से आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है।
तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होना इस जमात के लिए किस हद तक मसाइल पैदा कर सकता है। यहां सवाल यह भी है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से पीटीआई के लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दी जाती है तो उसकी जवाबी हिकमत अमली तहरीक इंसाफ के पास क्या होगी। याद रहे कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान का कहना है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हुए जैसे बाकी जमातों ने करवाए। हामिद खान का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई के उहदेदारान भी बिला मुकाबला मुंतखब होते रहते हैं। दूसरी तरफ आज इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहलियत से मुताल्लिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया है। यहां सवाल यह है कि अब तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब हो चुका है तो साबिक चेयरमैन के पार्टी ओहदे के खिलाफ इस पुरानी दरख्वास्त की क्या कानूनी हैसियत बाकी रह गई है। इसके अलावा इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में तमाम मुल्जमान को 6 दिसंबर को तलब कर लिया है। इस केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। अडियाला जेल हुकाम आइंदा समाअत पर साबिक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करें। याद रहे कि गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में मिर्जा शहजाद अकबर, मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज और उनके साहबजादे और जुल्फी बुखारी समेत दीगर मुल्जमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर तैमूर सलीम झगड़ा। बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब। सबसे पहले फरमाइएगा कि कैसे पार्टी अपने आप को खड़ी करेगी इन हालात में जब दफ्तर नहीं खुल सकता, पार्टी का इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो चुका है, तंजीम कमजोर है, बहुत सारे लोग सामने नहीं आ सकते हैं, मुकाबला सख्त है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, आईपीपी, पब्लिक सपोर्ट अपनी जगह पे, लेकिन इलेक्शन साइंस कैसे आप चलाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल में आपका सवाल थोड़ा गैर मुनासिब है। मैं आपको सुन रहा था, आपने तस्वीर की अक्कासी तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन पार्टी खड़ी है, पार्टी खड़ी है और पार्टी जो है उसको अवाम की बेहद सपोर्ट हासिल है और उसी वजह से आज कभी कोई जो है वो क्वार्टर्स से इलेक्शन डिले करने की बात आती है, कहीं हमारे ऑफिसेज जो है वो बंद किए जाते हैं। मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपने पेंट किया वो इसलिए गैर मुनासिब है कि मुझे बताएं कि मकबूलियत क्यों काफी नहीं है। क्योंकि जहां तक मैं जमहूरियत को जानता हूं तो जमहूरियत का मकसद ये है कि अवाम जिस हुकूमत को मुंतखब करना चाहे वो हुकूमत मुंतखब हो। तो अगर वो मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, हमारे एक्स चेयरमैन और हमारे लीडर इमरान खान जेल में है, उनकी अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है, पार्टी ने नया चेयरमैन इलेक्ट कर दिया, जो है वो यही कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की जमहूरियत बहाल रहे, तो फिर ये क्यों काफी नहीं है? ये सवाल तो मेरे ख्याल में मीडिया को अभी उठाना चाहिए। नहीं, वो तो आप देखिए ना, वो तो आप थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, उससे कौन प्रिंसिपली डिसएग्री कर सकता है। वो तो आप वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जो जिसको पसंद करता है उसको वोट देगा और उसका वोट जाना चाहिए उस तक। हम तो पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना कि मकबूलियत जितनी भी है, इलेक्शन साइंस, बहरहाल इलेक्शन है, आपने भी इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए हैं, इलेक्शन साइंस भी तो किसी चीज का नाम है। तो पहले तो आपने ये मान लिया कि यहां प्रैक्टिकल ही मैं बात कर रहा हूं, और मैं जिसको आप इलेक्शन साइंस कह रहे हैं, जिससे आपका मुराद प्री पोल रिगिंग है, उस पे भी आ जाते हैं। उस साइंस पे भी इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उठ खड़े हुए। शायद आप उसको टीवी पे नहीं दिखा सकते, लेकिन जो कन्वेंशन हमारी पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया पे दिख रही हैं वो साबित करती है कि खैबर पख्तूनख्वा की सारी आवाम इस सारी इलेक्शन साइंस के बावजूद एक तरफ पे, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पंजाब के लोग, कराची के लोग और फिर सिंध और बलोचिस्तान के लोग भी इसी तरह इस इलेक्शन साइंस का तोड़ निकालेंगे और 8 फरवरी को निकालेंगे। आप कितने ऑफिस बंद करेंगे? आज मुझे हैरत हो गई कि अगर ये इस आपका इलेक्शन साइंस से ये मुराद है, आज बल्कि मैं एक टीवी प्रोग्राम पे ही देख रहा था, मोहसिन नकवी साहब की तस्वीरें लगी हुई है, पंजाब से मोहसिन नकवी साहब के नाम की ट्वीटें निकल रही है कि मोहसिन नकवी स्पीड बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे ये बता दें, केयर टेकर वजीर आला जिनकी हुकूमत को जज अथर मिनल्ला की जजमेंट ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो 90 दिन के बाद गैर कानूनी है, वो 310-320 दिन के बाद गवर्नमेंट अकाउंट से अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हैं
ये इलेक्शन साइंस नहीं है, ये सही और गलत का फर्क है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन प्रिपरेशन का ताल्लुक है, इससे बेहतर कैंपेन हमारे लिए मोहसिन नकवी, मुर्तजा सोलंकी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कर ही नहीं सकती थी कि हर रोज जब वो पाकिस्तान की अवाम को दिखाते हैं कि एक दिन असद कैसर चौथी बार गिरफ्तार हो रहे हैं, डॉक्टर यासीन, राशिद, खतीजा शाह, सनम जावेद 5वीं 6ठी 7वीं बार बेल उनको मिल जाती है, इंसाफ उनको नहीं मिलता। ये फैसला अगर ऐसे निजाम आपको चाहिए या आपके देखने वालों को चाहिए तो वो जाके नवाज शरीफ को वोट दे दे। अगर वो उनको नहीं चाहिए तो फिर 8 फरवरी को यही इलेक्शन साइंस खत्म करने के लिए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वोट दे दे। हमारी इलेक्शन की प्रिपरेशन, हमारे कैंडिडेट्स ये भी फरमाएगा कि जिस तरह नून लीग का पार्लियामानी बोर्ड काम कर रहा है और वो पार्टी टिकट्स फाइनल कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब में अपने कन्वेंशन शुरू कर रही है, तो एक तो पंजाब में अभी तक आपने कन्वेंशन शुरू नहीं किए, उस तरफ आप कब जाएंगे, और पार्टी टिकट्स का मरला जो है वो कब से शुरू हो सकता है, पार्लियामानी बोर्ड इंटरव्यूज कब से शुरू होंगे? हमारी चूंकि जैसे आपने खुद शुरू में बयान किया, माहौल चूंकि फर्क है, तो वो काम आपको दिखाई तो शायद नहीं देता। 95% काम हो चुका है टिकट्स पे। अच्छा। और मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि टिकट्स मिलने के बाद भी, चूंकि आजकल इलेक्शन साइंस का माहौल है, तो शायद हमारे कुछ कैंडिडेट्स के साथ भी इलेक्शन साइंस हो। आपने सिंबल का बताया और सही बताया, हम शायद इससे ज्यादा एलैबोरेट इलेक्शंस करना चाहते हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन 310 दिन खुद इलेक्शन ना करा सके, 70 दिन जो फैसला अनाउंस कर चुकी हो उसको महफूज रखे और फिर लिखा हुआ फैसला बिल्कुल सुनाए हुए फैसले से बरअक्स आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 दिन में इलेक्शन कर दे, जो वो 310 दिन में नहीं कर सका। और अकबर एस बाबर को और बाकी पार्टियों को पाकिस्तान के इलेक्शंस की फिक्र ना हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शंस की फिक्र बहुत ज्यादा हो जाए, तो उसमें मेरी सिर्फ अवाम से ये रिक्वेस्ट होगी कि ये भी आपके सामने सारी इलेक्शन साइंस एक्सपोज हो रही है और इसका जवाब आप जरूर 8 फरवरी पे दे दें। और जहां पे हमारे कैंडिडेट्स अनाउंस हो, तो हमारे सारे वर्कर्स को रिक्वेस्ट है कि ये वो वक्त है कि उनके पीछे एज वन यूनिट, एज ए यूनाइटेड फोर्स जो है वो आप खड़े हो, ताकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है इलेक्शन साइंस को हम शिकस्त दे सके इंशाल्लाह। अच्छा, जो कि देंगे। ये भी आप जानते हैं कि जो पार्टी टिकट्स हैं वो अमूमन पार्टी चेयरमैन के साइन से जारी किए जाते हैं, तो अगर इंटर पार्टी इलेक्शन को आप आगे जाके नल एंड वाइड कर दिया जाता है, चूंकि उसको चैलेंज कर दिया गया है और माहौल आपके सामने है, उसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है कि ये इसका नतीजा क्या निकाला जा सकता है, तो जो टिकट जारी करेंगे पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, अगर उनके खिलाफ इलेक्शन का नतीजा आ जाता है, फैसला आ जाता है, तो फिर तो उनके दिए हुए टिकट भी जाया हो सकते हैं। तो ये बहरहाल चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। हाँ जी, मेरे ख्याल में जहाँ पे मेरा ताल्लुक, जहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि टिकट्स का जारी करना वो डिपेंड करता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स वगैरह में क्या लिखा होता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ चेयरमैन के जो है वो दस्तखत से जारी हो, लेकिन इस पे मुझे जो है वो क्लैरिटी हासिल करनी होगी। वो इशू नहीं होगा। जो बात आपने तो की, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी पॉइंट है। देखिए, मैं यही बात करूं, या तो हम ये सारे इलेक्शन साइंस को एक्सेप्ट कर दें और हम एक्सेप्ट कर दें कि जमहूरियत यहाँ पे बराए नाम है, होना वही है, राइट, जो हमें दिखता है, और हमारे पास सिर्फ एक ही तकदीर है कि हम उसको एक्सेप्ट कर दें। या दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की खातिर हम सब जो है वो इस जमहूरियत को वाकई आगे बढ़ाएं। और उसमें मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का अभी अगले 60-65 दिन में बहुत बड़ा इम्तिहान है। पिछले साल 2 साल में जो भी हो चुका है, ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब और पूरी इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि वो तारीख में कैसे देखा जाना है।
उन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने, जिसने ये डिक्लेयर कर दिया था कि उनकी राय के बरक्स इलेक्शन की तारीख देना सदर साहब का काम था, जिसमें सदर साहब और इलेक्शन कमीशन दोनों फेल हो गए, और अतर मिनल्ला साहब का एडिशनल नोट जिसने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना करा के सूबों में भी और वफाक में भी इलेक्शन कमीशन, सदर का ऑफिस, गवर्नर्स के ऑफिस, पीडीएम की हुकूमत और निगरान हुकूमतें सारी आइन की वायलेशन में, और इसके लिए लीगल एक्शन ओपन है। हमने देखा है कि आज काम होता है, आज चैलेंज नहीं होता, 3 महीने बाद, साल बाद, 2017 के जो फैजाबाद धरने के केस में 5 साल बाद भी वो खुल जाते। तो मेरे ख्याल में अभी इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए, ये एक तारीखी मौका है कि वो काम ना करें जिसमें फिर तारीख में लिखा जाए कि इस दौर में जब उनका काम जमहूरियत की रखवाली करना था तो उन्होंने जमहूरियत की तबाही में अपना पूरा किरदार अदा करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ये नहीं करेंगे। झगड़ा साहब, आखिर में यकीनी तौर पे आप भी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, तो आप अपने इलेक्शन के बारे में कुछ बताएंगे, कहां से कंटेस्ट कर रहे हैं? जी, पेशावर से ही कंटेस्ट करूंगा, अपने हल्के से ही कंटेस्ट करूंगा इंशाल्लाह, और शायद ये मुनफरिद एक इलेक्शन कैंपेन होगा, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, पहले तो उम्मीद ये है कि ये निगरान हुकूमत वाकई हमें एक खुले कैंपेन करने की इजाजत देगी। इसमें आज परसों पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाया है, और मैं डॉन में देख रहा था कि उन्होंने ये भी कहा है कि क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट सेक अगर आप ये भी कहें कि ये हमारी कैंपेन में हर किस्म की रुकावटें डालेंगे, ये 2023 की जो जनरेशन है इसको इलेक्शन कैंपेन की जरूरत नहीं होगी। ये जो हुकूमतें और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये सारे ऑफिसर्स कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट्स जो हमारे डीएमपी, हुकूमतें एक हद तक चीजों में मदाखलत अब कर सकती हैं। अब सोसाइटी इतनी ओपन हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों के पास एक्सेस है, और अब किसी की सोच के ऊपर रियासत एक हद से ज्यादा जाल नहीं फेंक सकती। रियासत बहुत सारे मामलात में अपने काबू में रख सकती है हुकूमती इदारे और हुकूमतें, लेकिन अवामी सोच पर काबू रखना अब इस दौर में बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे मुल्क में महंगाई का तूफान कहां जा रहा है। के बाद खुश आमदेद। तीसरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला हुक्मरान तबके के शाहाना अखराजात हैं, जिन्हें यह तबका अपना हक समझने लगता है। जहां एक तरफ अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे, तो दूसरी तरफ हुक्मरानों की शाह खर्चियां भी जारी रहे, तो ऐसी रियासतों को कर्ज और गुर्बत की दलदल से कोई नहीं निकाल सकता। अवाम के टैक्सों से कौमी खजाने में पहुंचने वाली रकम के बेदरेग इस्तेमाल की बीमारी रियासत पाकिस्तान के उम्माल को भी लाहक है। अगर अवामी और मुआशी हालात को सामने रखकर हमारे मुल्क का हुक्मरान तबका सादगी इख्तियार करता और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करता, तो ऐसी सूरत में रियासत तालीम, फलाह, इलाज, खुराक, वसाइल में इजाफा, साइंसी तहकीक और इजादात जैसे शोबों पर खर्च करने के काबिल हो सकती, जिससे मजमूई कौमी तरक्की की इमारत मजबूत होती। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक काबिल सताइश फैसला करके अच्छी मिसाल कायम की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने हुकूमत की जानिब से दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला किया है। इन शाहाना गाड़ियों में 61 बिलियन की मर्सिडीज बेंज और बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी शामिल है। चीफ जस्टिस का कहना है कि गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाए। चीफ जस्टिस का यह ऐसा इक़दाम है जिसकी हमारे हुक्मरान तबके को भी तकलीद करनी चाहिए, क्योंकि हालात का तकाजा भी कौमी किफायतशारी है। पाकिस्तान में हालिया महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और महंगाई की शरह तकरीबन 29% तक पहुंच चुकी है। गैस की कीमतें 520%, बिजली 34.95% तक बढ़ चुकी है।
जिसकी वजह से तकरीबन तमाम अशिया ही आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। गरीब तर और मुतवस्सित तबका तेजी से गुर्बत की दलदल में उतर रहा है। महंगाई की शरह 2022 के बस से बुलंद सतह पर है। यानी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी हुकूमत ने IMF के मुतालबे पर फंड्स हासिल करने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला किया तो उसके नतीजे में महंगाई में बदतरीन इजाफा हुआ। ग़िज़ाई अशिया, रिहाइश, पानी, बिजली, गैस और ईंधन की कीमतों में 30% से जायद का सालाना इजाफा देखा गया है। वो अशिया जिनकी कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है उनमें मसाला जात की कीमत में 67.6%, गंदम का आटा 63.5%, चीनी 49.9%, मशरूबात 46.5%, दालें 41.7%। नॉन फूड कैटेगरी में अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ, जैसा कि गैस चार्जेस 520%, दरसी कुतुब 94.7%, सर्फ, माचिस, साबुन 43.9%, मवासलाती आलात 39.9%, घरेलू साजो सामान 36% और अद्वियात 34.6% बढ़ी। जिन हुक्मरानों को अपनी कौमों की फलाह बहबूद की फिक्र हो उनका तर्ज अमल इंतहाई सादा होता है, जिसकी दुनिया में कई मिसालें मौजूद। भारत के दूसरे वज़ीर आज़म गुलजारी लाल नंदा जो जुलाई 1898 में सियालकोट में पैदा हुए, वो 90 साल की उम्र में एक किराए के मकान में रहते थे। उन्होंने सरकारी वसाइल को अपनी जात और अपने खानदान के लिए इस्तेमाल नहीं किया। यूराग्वे के साबिक सदर ओजे मुखीका, साबिक ईरानी सदर अहमदी नैयाद और ऐसे कई हुक्मरान गुजरे हैं जो कौमी खजाने को कौम की अमानत समझकर खर्च किया करते थे। बरतानिया समेत दुनिया के ज्यादातर तरक्की याफ्ता मुमालिक में हुक्काम और इंतजामिया के लग्जरी अखराजात की कोई नजीर नहीं मिलती। क़याम पाकिस्तान के बाद एक बार काबीना का इजलास हुआ तो ADC गुल हसन ने कायद आज़म से पूछा कि इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफी। तो कायद ने फरमाया, क्या ये लोग अपने घरों से चाय कॉफी पीकर नहीं आए? कायद आज़म ने मजीद कहा कि जिस वजीर ने चाय या कॉफी पीनी है वो घर से पीकर आए या फिर घर जाकर वापस पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वजीरों के लिए नहीं। बानियाने पाकिस्तान ने सादगी और किफायत शाही की जो रोशन मिसालें कायम की वो आज भी हमारे हुक्मरानों और सरकारी ओहदेदारों के लिए काबिल तकलीद है, मगर अफसोस के इन काबिल तकलीद मिसालों की तकलीद करने को कोई तैयार नहीं है। आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिएगा जमहूरियत।